नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। और मैंने 15 को हिस्ट्री की PDF डाली थी। आज हम हिस्ट्री की दूसरी PDF डालने जा रहे हैं। आशा है कि सभी को पसंद आएगी। उम्मीद है कि सभी चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। ऑप्शन है सेना नायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, वन का अधिकारी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का प्रमुख था। तो इसीलिए समाहर्ता को क्या कहा जाता था? यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। ये हमने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन बताया था, लेकिन वो दूसरे तरीके से था क्वेश्चन। इसमें दूसरे तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। तो समाहर्ता क्या है? यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी है। और सन्निधाता है राजकीय कोषाध्यक्ष। और प्रदेष्टा है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। और व्यवहारिक है दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। सेनापति है ये युद्ध विभाग का मंत्री है। युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। हेन सांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था। हेन सांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारत का भूगोल जगाना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जगाना, धन एकत्र करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। हर्ष के समय की सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री हेन सांग के भारत आगमन की है। हेन सांग का जन्म 600 ईस्वी के लगभग चीन के होनन प्रांत के चीन लिउ नामक स्थान में हुआ था। इसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थीं और इसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी। इसीलिए यह भारत आया था और भारत में इसने बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना उचित समझा था। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है अशोक के काल में, शुंग के काल में, सातवाहन के काल में या गुप्त काल में। गुप्त काल में। तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन के काल में। राइट आंसर क्या होगा इसका? सातवाहन के काल में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, और स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना।
स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय में प्रारंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा में अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। सातवाहन शासकों के समय में अमरावती में प्रसिद्ध महास्तूप यानी कि बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया। जो अमरावती का महास्तूप है उसका मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था, तो वो सातवाहन के काल में। वैसे ज़्यादातर अशोक के काल में हुए थे, लेकिन जो अमरावती का प्रसिद्ध महास्तूप है, बौद्ध स्तूप है, वो सातवाहन के काल में हुआ था। इसका राइट आंसर सातवाहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो ऑप्शन है 1848, 1849, 1855 और 1856। तो इसका राइट आंसर होगा 1849। यद्यपि मुगल सम्राट 1803 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उनके दावे स्वीकृत थे। वे गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर संबोधित करते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एमहर्स्ट ने बादशाह को यह साफ समझा दिया था कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है, और दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने नज़र देते समय खड़े होने से इनकार किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा था, लेकिन डलहौजी ने 1849 में सम्राट को लाल किले से हटने के लिए कहा और बादशाह को उपाधि छोड़ देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने को कहा। तो इन्होंने कब खाली करने के लिए कहा था? तो 1859 में कहा, 1849 में कहा था। इसका राइट आंसर 1849 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो ऑप्शन है ताम्र, कांस्य, रजत और स्वर्ण। इसका राइट आंसर होगा रजत। पुराण या धरण प्राक मौर्यकालीन और मौर्यकाल आहत मुद्रा थी जो चांदी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? चांदी की। आहत मुद्रा के लिए मनुस्मृति में पुराण व धरण शब्द का प्रयोग किया गया। कौटिल्य ने आहत मुद्रा को पर्ण तथा काव्यायन ने प्रति शब्द का प्रयोग किया है, और पर्ण, कर्षापर्ण, रूप्यरूप, धरण आदि चांदी की आहत मुद्राएं थीं, लेकिन सुवर्ण और निष्क सोने की आहत मुद्राएं थीं, जो कि माशक और काकड़ी तांबे की आहत मुद्रा थी। तो इसलिए इन्हें रजत मुद्रा भी कहा जाता है। रजत धातु का प्रयोग हुआ था पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ? ऑप्शन है मौर्यकाल, कुषाण काल, गुप्त काल और शुंग काल। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के शासकों के अभिलेख में हुआ था। गुप्त शासन का केंद्र बिंदु राजा था। गुप्त शासक महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे।
राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसके ज़्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के होते थे। इन्हें अमात्य कहा जाता था। मंत्रियों का पद अधिकांशतः आनुवंशिक होता था। एक ही मंत्री के पास कई विभाग होते थे। तो राज पदाधिकारियों के लिए 2 पद, सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के शासकों के अभिलेख में हुआ था। तो इसलिए राज पदाधिकारियों के लिए 2 पद, सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल में हुआ था? तो वो गुप्त काल में हुआ था। इसका राइट आंसर गुप्त काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है 25, 22, 27 और 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मैगनेस्थीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। तो कितने अध्यक्ष होते थे? तो वो होते थे 26। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वीसेन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवरसेन द्वितीय। संस्कृत काव्य जो सेतुबंध है, इस ग्रंथ का लेखक प्रवरसेन द्वितीय था। इस ग्रंथ में राम की लंका विजय का विवरण है। राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त की थी उसका विवरण है सेतुबंध में, ग्रंथ में। और इसके लेखक कौन है? प्रवरसेन द्वितीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। ज़ोना खान किसका प्रथम नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का, गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का। तो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ज़ूना खान यानी कि ज़ोना खान मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ग्रहण कर 325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का। और उसकी मृत्यु के पश्चात इसका नाम तो था वैसे ज़ोना खान, लेकिन इसको जब ये गद्दी पर बैठा था तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दी गई थी। वो 1325 में दी गई थी जब ये गद्दी पर बैठा था। और गयासुद्दीन के 5 पुत्र थे जिसमें ये सबसे बड़ा था। वैसे इसका मूल नाम जो था वो मलिक फ़खरुद्दीन था और वह ज़ोना खान के नाम से जाना जाता था। 320 ईस्वी में जब सुल्तान गयासुद्दीन शासक बना तो ज़ोना खान को उलूग खां की उपाधि भी दी गई थी और उसने तभी इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ज़ोना खान का प्रथम नाम क्या है? ज़ोना खान किसका प्रथम नाम है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। राइट आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर है। किस चोल शासक ने मधुरेकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? किस चोल शासक ने मधुरेकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? ऑप्शन है विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा परांतक प्रथम। परांतक, ये परांतक है, प्रांतक नहीं है, परांतक, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम
आदित्य प्रथम का पुत्र था और उसकी मृत्यु के उपरांत राजा हुआ। ये आदित्य प्रथम की मृत्यु के उपरांत परांतक प्रथम राजा हुआ। यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक तथा अपने वंश का पहला सार्वभौम या सर्वसत्ता संपन्न शासक था। इसने मदुरै के पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय पर आक्रमण किया और वेल्लूर के युद्ध में हरा दिया। मदुरै पर विजय के उपलक्ष्य में उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसकी अन्य उपाधियां थीं मधुरांतक, वीरचोल तथा संग्राम राघव। ये तीनों उपाधियां भी इसी की थीं, परांतक प्रथम की। और मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को ये धारण इसने जब मदुरै पर आक्रमण पर विजय प्राप्त की थी तब ये उपाधियां इसे मिली थी। तो इसका राइट आंसर होगा परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है? चारगाहों का अध्यक्ष या वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष और कृषि का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा चारागाहों का अध्यक्ष। चारागाहों का अध्यक्ष। ये चारागाहों है, चरगाहों नहीं है, चारागाहों है। चारागाहों का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते हैं। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। तो अर्थशास्त्र में जो विविधाध्यक्ष है वो चारागाहों का अध्यक्ष, विविधाध्यक्ष। वैसे एक पण्याध्यक्ष है, पण्याध्यक्ष को वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष कहते हैं। एक सुराध्यक्ष है, सुराध्यक्ष को आबकारी विभाग का अध्यक्ष कहते हैं। एक सूनाध्यक्ष है, सूनाध्यक्ष को बूचड़खाने का अध्यक्ष कहते हैं। एक गढ़ी का अध्यक्ष है तो गढ़िकाओं का अध्यक्ष कहते हैं। गौ अध्यक्ष है तो पशुधन विभाग का अध्यक्ष है। लेकिन आपसे पूछा गया है विविधाध्यक्ष, तो विविधाध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष है। इनके अन्य कार्य कुओं का निर्माण करना और जलाशयों का निर्माण करना और जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़म लिखी जाती है? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, रज़िया, सिकंदर लोदी और बलवंत। तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान शासक था। वह फारसी भाषा का ज्ञाता था तथा गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह विद्वानों का सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण प्रदान भी करता था और प्रत्येक रात 70 विद्वान उसके सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी करते थे। तो सिकंदर लोदी जो सुल्तान था उसके द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज़्म लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? अटाला देवी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या कलान मस्जिद। तो इसका राइट आंसर होगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और ये हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर हुआ था
पहले यहाँ एक वैष्णव मंदिर था। इसी विष्णु को तोड़कर ऐबक ने दिल्ली में भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और दीनापुर। तो ये बैरकपुर से संबंधित थे। इसका राइट आंसर क्या है? बैरकपुर। राइट आंसर है इसका बैरकपुर। कहाँ से संबंधित थे ये? बैरकपुर से। मंगल पांडे की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर, मुर्शिदाबाद के निकट है ये। वहाँ से इन्होंने अपने साथियों के साथ 29 मार्च 1857 को एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर विद्रोह कर दिया था। तो ये 1857 की क्रांति मंगल पांडे जो बैरकपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? अखिल भारतीय के बाद यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो इसके ऑप्शन हैं लाहौर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद अधिवेशन। बंगाल के विभाजन ने सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में को आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसके अधिकांश सदस्य अभिजातीय वर्ग के थे, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले और 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अध्यक्षता की थी मोहम्मद इकबाल ने, और में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद अधिवेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।